आप सभी के लिए आज मैंने बहुत मेहनत करी है, क्यू कार्ड्स भी बना के लाई हूँ कि कोई भी पॉइंट्स मैं कहीं से मिस ना कर दूँ। नमस्कार, आप सभी के सामने आज खड़े होना मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है। मैं मनोज्ञा भारत के प्राचीन इतिहास और मॉडर्न लाइफ से ज्ञान खोज रही हूँ। वैसे आजकल सफलता को लाइक्स और फॉलोअर्स से मापा जाता है, पर हमारे मैनेजमेंट की, लीडरशिप की बुक्स मार्केट में भरी पड़ी हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रोज नए नए तरीके के फ्रेमवर्क्स बता रहे हैं। पर मैं आज आपको एक ऐसे नए सफ़र पर ले जाना चाहूँगी जो कि आपने शायद पहले कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हो सकता है कभी आपने सुना हो, पर ये काफ़ी एक अनएक्सप्लोर्ड डोमेन है। भारत की बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। भारत की हिस्ट्री में हमें आज के मॉडर्न डे के ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। मैंने मैनेजमेंट लीडरशिप में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स गुजारे हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट से लेके प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो लीडरशिप की इंसाइट हमें अपनी प्राचीन विरासत से मिलती है वो वेस्ट से नहीं मिलती है। हमारे ऋषि, they were not only the scholars but they were the real visionaries who have mastered the science beyond our imaginations. It's just कि हम आज तक उनको नहीं समझ पा रहे हैं सही तरीके से। इसलिए आज मैं प्रयास करूंगी एक ऐसे ही टाइमलेस लीडर हनुमान जी को एक बार फिर से खोजने का और उनकी उन क्वालिटीज़ के बारे में बात करने का जो हमें ये बता पाएंगे कि वो कैसे एक टाइमलेस लीडर रहे हैं और कैसे उनकी ख्याति इतने युगों युगों से हमारे बीच में चलती चली आ रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे यंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कंपनी की एवर चेंजिंग रिक्वायरमेंट के साथ बहुत ही डायनेमिक हो। हनुमान जी का लीडरशिप और कंपनी के सक्सेस एंड ग्रोथ के बारे में उनकी क्वालिटीज़ को देखना एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड डोमेन रहा है। हनुमान चालीसा में हमको ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मिलते हैं जिसमें हमको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि हम सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। आज मैं छोटा सा एक एफर्ट करूंगी जहां पर मैं हनुमान जी की पर्सनालिटी में प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल लीडरशिप और प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि ये प्रूव करेगा कि किस तरीके से हनुमान जी की लीडरशिप की क्वालिटीज़ को हम प्रोफेशनल करियर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंपनी की ग्रोथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब 5 तरीके के स्किल लीडरशिप होती है इसको एक फ्रेमवर्क के रूप में हम बोले तो 5 C's ऑफ लीडरशिप होती है, जिसको कि कहते हैं कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, करेज, कॉम्पिटेंस एंड कंपस। अब हनुमान जी के केस में अगर हम इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं तो हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से ये फ्रेमवर्क हनुमान जी के केस में अप्लाई होता है। तो अगर कॉम्पिटेंस की बात करी जाए तो कॉम्पिटेंस को कहते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। हनुमान जी के गुरु मातंगी मुनि थे। हनुमान जी के बारे में जो उनको ज्ञान मिला था वो सूर्यदेव से मिला था। हनुमान जी को नारद ऋषि ने पढ़ाया था। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधियां थी। हनुमान जी इतने ही नहीं थे, हनुमान जी को हर एक देवता ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा दिया था जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड बनाता है। आई एम नो डाउट अबाउट इट। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है करेज। हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में लिखा गया है जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी को इस चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था, बहुत ज़्यादा एक वैसी बात नहीं थी कि अरे वाह हनुमान जी ने जलधि मतलब कि समुद्र को लांघ दिया, क्योंकि हनुमान जी के पास इतना करेज है। अब बात आती है कमिटमेंट की। कमिटमेंट होता है आपकी कंपनी, आपके काम के प्रति लॉयल्टी। अब अगर हनुमान जी के केस की बात करी जाए तो फिर से हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है राम काज करिबे को आतुर। मतलब कि किस तरीके से हनुमान जी राम जी के लिए इतने लॉयल हैं कि वो हमेशा तैयार रहते हैं राम जी का काम करने के लिए। ऑलवेज लॉयल, ऑलवेज एक्साइटेड टू परफॉर्म हिज मास्टर्स ड्यूटी। नेक्स्ट इज कंपस। कंपस का मतलब होता है मोरालिटी इन योर कैरेक्टर। अब अगर इस कंपस को चेक किया जाए तो मुझे एक केस याद आता है। आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी लंका में गए थे सीता जी को खोज के लाने के लिए, नॉट लाने के लिए, पता लगाने के लिए।
तो उस समय क्या हुआ था कि क्योंकि सीता जी कहीं पे भी हो सकती थी और किसी को नहीं पता था, नॉट इवन हनुमान जी, तो हनुमान जी सारे पैलेसेस में गए, हर मंदिर में झांका, हर जगह उन्होंने सीता जी को चेक करा। तो जब इन पैलेसेस में जा रहे थे तो उनको बहुत सारी स्त्रियां भी दिखी, हनुमान जी ने उनके चेहरे भी देखे। अब हम एक तरफ कहते हैं कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, दूसरी तरफ हम ये बात कहते हैं कि हनुमान जी स्त्रियों को देख रहे हैं। यही डाउट हनुमान जी के मन में भी आया था। तब हनुमान जी ने बोला कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? पर इसी के साथ ही उनके पास एक और काउंटर आ गया था, जिसमें उन्होंने बोला, अपने मन को समझाया कि मैं राम जी के काम को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं उनके लिए 100% लॉयल हूँ, मैं हर महिला को माता के रूप में देखता हूँ। दिस इज जस्ट फॉर द टास्क दैट आई हैव टू डू। इसलिए उनकी मॉरलिटी सबसे ऊपर है। फिफ्थ और आखिरी सी की बात करी जाए तो वो होता है कमिटमेंट और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के केस में मुझे राम जी और हनुमान जी का एक कम्युनिकेशन का एक सीन मुझे याद आता है, जब हनुमान जी ने राम जी को इंट्रोड्यूस किया था, खुद को इंट्रोड्यूस किया था एक ब्राह्मण के भेष में पहली बार जब मिले थे। तब हनुमान जी ने जिस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, वो सुनते ही राम जी ने बोला था कि ये कोई एक साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से, जिस भाषा का, जिस लहजे का, जिन शब्दों का इस्तेमाल हनुमान जी ने करा था, वो कोई एक ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है जिसने एक्चुअली वेदों को पढ़ा हो और उन वेदों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करा हो। और हनुमान जी के बारे में राम जी ने लक्ष्मण जी से ये तक बोल दिया था कि सीता जी को खोज के लाने के लिए ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण एक इंस्ट्रूमेंटल इंसान साबित होगा। राम जी ने ये भी बोला था कि अगर किसी भी देश के ऐसे मिनिस्टर हों तो उनके आधे से ज़्यादा काम केवल कम्युनिकेशन से ही खत्म हो जाते हैं। अब अगर लीडर्स की बात करी जाए तो आपको आपके आने वाले करियर में बहुत सारे के लीडर्स मिलने वाले हैं। कुछ लीडर्स होते हैं जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं, कुछ लीडर्स अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पर एक बहुत 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 रेयर ब्रीड होती है, वो होती है इंस्पिरेशनल लीडर्स की। और हनुमान जी ऐसे ही इंस्पिरेशनल लीडर थे। हनुमान जी का ज्ञान, वैसे अगर एक आइडियल इंस्पिरेशनल लीडर की ही बात करते हैं तो इंस्पिरेशनल लीडर के अंदर नॉलेज के साथ साथ एक कांस्टेंट लर्निंग की भी भावना होनी चाहिए, उसे हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। हनुमान जी एक वेल रेड और वाइडली रेड लीडर थे। हनुमान जी को वेदों का ज्ञान तो था ही, पर उन्होंने इस वेदों का ज्ञान रियल वर्ल्ड विजडम के साथ अप्लाई करा था। अब इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस तरीके से हनुमान जी लंका में गए, उन्होंने दुश्मन की साइकी को समझा, उसकी कमजोरियों को समझा, उसकी ताकत को समझा, वहाँ पे आग लगाई, वहाँ पे दुश्मनों के अंदर डर पैदा करा और वापस आए। तो ये एक आदर्श लीडर की निशानी है। हनुमान जी का ज्ञान केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, ये एक मॉडर्न डे लीडरशिप का ब्लूप्रिंट है, जिसमें कि ऐसे बोला जाता है कि दुनिया को मैनेजमेंट का ज्ञान देने वाले पीटर ड्रकर 1950s में हुए हैं और उन्हीं को ही मॉडर्न डे मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। पर हमारे भारत में तो मैनेजमेंट सालों साल से चला आ रहा है, सदियों सदियों से चला आ रहा है, और हनुमान जी हमारे चलते फिरते मैनेजमेंट गुरु हैं। ही इज ट्रूली द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंस। अगर हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा और सुंदरकांड में जिस तरीके से उन्होंने अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट और बिहेव करा है, उसको देख के हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा लेसन मिल जाता है। मैं बहुत सारे टर्म्स लेती जा रही हूँ, बहुत सारी बातें करती जा रही हूँ। चलिए अब ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट्स देखते हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि हनुमान जी कितने ज़्यादा अच्छे लीडर थे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माइटी और पावरफुल की। ट्रू पावर का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? क्या किसी को डराना या इंटिमिडेट करना ट्रू पावर है, या फिर मोटिवेट और लिबरेट करना? हनुमान जी को बजरंग बली बोला जाता है, हनुमान जी को महावीर बोला जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हनुमान जी के पास बल और ताकत नहीं थी।
हनुमान जी के कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए, समुद्र लांघ गए। एक समय तो ऐसा आया, राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो पाताल तक चले गए थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हनुमान जी माइटी और पावरफुल नहीं थे। पर हम हनुमान जी को जनरली किस रूप में देखते हैं? एक नटखट वानर के रूप में, जिस वानर से उनके ऋषि, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो हनुमान जी क्या चाहते हैं? हनुमान जी चाहते हैं कि उनकी शक्तियों का प्रदर्शन वो किसी के सामने जब तक जरूरत ना हो वो नहीं करी जाए। तो जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि जब हम मीटिंग रूम में एंटर कर रहे हैं तो मीटिंग में प्रेजेंट लोग एक रावण से मिलेंगे या एक हनुमान से। लोग हमसे इंटिमिडेट होंगे या हमसे मोटिवेट होंगे। इट्स अप टू अस। अगर हम उनको इंटिमिडेट करते हैं तो हम रावण हैं, अगर हम इंटिमिडेट नहीं करते हैं और एम्पावर्ड फील कराते हैं तो हम एक हनुमान हैं। रावण को भी वेदों का ज्ञान था। रावण एक वैदिक स्कॉलर था। रावण के पास 10 सर 20 हाथ थे। रावण के पास सोने की लंका थी। रावण के पास पुष्पक विमान था। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास एक चीज नहीं थी, वो था इतना सबका सारा ज्ञान होने के बाद भी वो हम्बल नहीं था। इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं हुई। उसको मजा आया एक वानर की मजाक उड़ा के। उसके पास इतना सब कुछ था जिसने उसको कभी कंसिडरेट, हम्बल और काइंड नहीं बनाया। वहीं पर एक हनुमान जी थे जो कि अपने साथ के सभी लोगों को लिबरेट करते हैं, काइंड रहते हैं, मोटिवेट करते हैं और आसपास के लोगों को एम्पावर्ड फील कराते हैं। तो हमें कैसा एक लीडर बनना है? हमें वैसा लीडर बनना है जिसमें हम अपनी टीम को बिल्ड करते हुए चलें, उसको एम्पावर्ड फील कराते चलें। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एज अ लीडर हमारी टीम हमें इसलिए याद नहीं रखेगी कि हमने कितने अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए, हमें इसलिए याद रखा जाएगा कि हमने उनको कैसा फील कराया है। वी हैव टू ट्रीट देम exactly we want to be treated. Next point is confidence, patience and perseverance. अब एक इंसिडेंट याद आता है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो हनुमान जी ने 100 योजन यानी कि 800 माइल की छलांग लगाई थी। एक सेकंड भी डाउट नहीं किया था। पर ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए थे, डिस्ट्रैक्शंस आए थे। मैनाक पर्वत आया था। मैनाक पर्वत ने ऐसा नहीं कि उनको परेशान किया था, जस्ट बोला था कि आप आइए रेस्ट करिए। पर हनुमान जी ने बहुत ही हम्बली इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। क्या कह के कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब कि जब तक मैं अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, मैं रुकूंगा नहीं। मतलब कि ये क्वालिटी दिखाती है हनुमान जी के परसेवरेंस की। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। जब हनुमान जी और सुरसा का इंटेलेक्चुअल वॉर चल रहा था, जब मैं इंटेलेक्चुअल वॉर की बात कर रही हूँ तो वो ये था कि सुरसा अपना मुंह बड़ा करती जा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करते जा रहे थे। क्योंकि सुरसा की कंडीशन ये थी कि वो हनुमान जी को लांघ के जाने नहीं देंगी। उसके लिए हनुमान जी को उनके मुंह में घुसना ही पड़ेगा। अब जब इस पूरी एक्टिविटी में टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने जाना है। अब यहाँ पर सुरसा बड़ी हो रही है, सुरसा ने सिचुएशन रखी हुई है। तो हनुमान जी ने क्लेवरली सोचा कि अपने साइज को रिड्यूस करते हैं, उनके मुंह में जाते हैं और फटाक से निकल कर आते हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाया कि उन्हें छोटा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था अपनी कैपेबिलिटी पे। उनको पता था कि ये केवल एक डिस्ट्रैक्शन है, मेरा मेन गोल वो है, मुझे उसको पाना है, मुझे वहां पहुंचना है। उसके लिए ये सारी चीजें अपने को छोटा करना पड़े, अपने आप को एकदम मशक समान रूप कभी धरी, मच्छर के समान भी अगर रूप धरना पड़े ना, तो दैट डजंट मैटर, दैट डजंट डिफाइन अस। और यही एक आदर्श लीडर को भी करना चाहिए कि अगर आपके पास बड़े एम हो, बड़े गोल हो, तो आपको अपने ईगो को उस टास्क के कंप्लीशन के बीच में कभी नहीं लाना चाहिए। आप लोग अभी एज अ टीम यहाँ पर भी एक टेडेक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें भी कोई लीडर होगा, तो मैं सबसे चाहती हूँ एक आदर्श लीडर बनिए। अगली क्वालिटी है एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना।
तो हर एक लीडर के लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन ज़रूर आते हैं जब उनको क्राइसिस या चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। उस समय एक आदर्श लीडर उस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। वो उस हर आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करता है। हर आपदा में वो अवसर ढूंढता है। ऐसी ही एक सिचुएशन थी जब हनुमान जी को लंका में राक्षस पकड़ के ले जा रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या करा, लंका की सारी मिलिट्री पोस्ट देख ली, और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदला कि सारी मिलिट्री पोस्ट में आग लगा के वो वापस लौट आए। कुछ इसी तरीके से आप लोग भी थिंक ऑन योर फीट एंड टर्न योर एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। हनुमान जी एक ग्रेट स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। एक लीडर अपने आने वाली हर प्रॉब्लम को पहले से ही सेंस कर लेता है और उसके हिसाब से ही अपना प्लान बनाता है। हनुमान जी की बात करी जाए तो हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी, जिसको आगे चल के चाणक्य ने अपनी थ्योरी में विस्तार दिया है। अब इस साम दाम दंड भेद को मैं हनुमान जी के 4 P's के नाम देती हूँ, जो कि होता है परसुएशन, प्राइस, परचेज एंड प्ले अपॉन। एक एग्जाम्पल से साम दाम दंड भेद समझाऊंगी आपको कि जब सुग्रीव को राज्य मिल गया था और वो राज्य के नशे में था, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचे और उन्होंने सुग्रीव को ये याद दिलाया कि अब उनको सीता जी को ढूंढने का काम शुरू कर देना चाहिए। ये था साम। दाम ये था कि सुग्रीव को हनुमान जी ने याद दिलाया कि आपको राम जी ने ही राजा बनाया है, ये है दाम। आगे सुग्रीव को हनुमान जी ने बोला कि आपकी बजाय अंगद को भी राजा बनाया जा सकता है, ये होता है भेद। और लास्ट में हनुमान जी ने बोला था कि जिस तीर से आपके भाई वाली को मारकर आपको राज्य मिला है, वो तीर भी है, वो राम भी हैं, मारा आपको भी जा सकता है, ये होता है दंड। तो कुछ इस तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग, एक डाइवर्स थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच के कारण ही हनुमान जी एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट बने हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है विभीषण का, जिसमें कि जब विभीषण राम जी के कैंप में आना चाहते थे तो बाकी सबने मना कर दिया था कि विभीषण को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, पर केवल हनुमान जी ही थे जो कि फ्रंट हैंड फर्स्ट हैंड मिलकर आए थे विभीषण से, और उन्होंने बोला था यस, विभीषण को अपने कैंप में ले लेना चाहिए। और ये हम सभी जानते हैं कि विभीषण कितने इंस्ट्रूमेंटल हुए थे मेघनाद के वध में, रावण के वध में। उन्होंने ही वो भेद बताए थे जिसके कारण राम रावण युद्ध में राम जी विजयी हुए थे। तो ये बनाता है हनुमान जी को एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। अब बात आती है कि हनुमान जी कितने बड़े स्कॉलर थे। इससे एक कन्वर्सेशन मुझे याद आता है रावण और हनुमान जी के बीच में। तो हनुमान जी संस्कृत में बात कर रहे थे, शुद्ध संस्कृत में बात कर रहे थे। रावण कंफ्यूज था कि एक वानर संस्कृत में कैसे बोल सकता है। रावण के समझ में नहीं आ रही थी कि ये देवताओं की भाषा है, ये वानर है, ये क्या हो रहा है मेरे सामने। वो वैदिक स्कॉलर तो था, पर ही फेल्ड टू जज अ वाइज पर्सन। वो इससे इनसिक्योर हो गया। उसने क्या करा, उसने वानर का मजाक उड़ाया, उसने हनुमान जी को बैठने की जगह नहीं दी। और हनुमान जी ने क्या करा, अपनी पूंछ इतनी बड़ी कर डाली और अपने लिए स्थान उस पूंछ को फोल्ड करके रावण से ऊपर बना लिया। अब रावण जो इतना घमंडी है, जो हमेशा सबसे नीचे देख के बात करता है, उसको मजबूरन हनुमान जी की तरफ ऊपर करके बात करना पड़ रहा है अपना चेहरा। अब इस बात से वो इतना इन्फ्यूरिएट हुआ, इतना गुस्सा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और हनुमान जी चाहते भी यही थे। अब देखिए, इस सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन को इंटिमिडेट करना कितना आसान था। आपने एक बड़ा आसन बना लिया, वो वैदिक चारों वेदों का ज्ञाता रावण इंटिमिडेट हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने लंका में। ये रिजल्ट मिला। अब बात आती है, इससे हम क्या सीखते हैं इस पूरे इंसिडेंट से। इस पूरे इंसिडेंट से हम ह्यूमन साइकोलॉजी का एक लेसन सीखते हैं, जिसमें हमें दिखता है कि रावण एक एजुकेटेड पावरफुल लोगों का पर्सोनिफिकेशन है, जो हमें आजकल सोसाइटी में अपने आसपास मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअली
बहुत पावरफुल हैं, नॉलेजेबल भी हैं, पर वो अपनी इनसिक्योरिटीज से भी घिरे हुए हैं। उन्होंने अपनी पावर और नॉलेज को अपनी उन इनसिक्योरिटीज से लिबरेट करने में यूज नहीं किया है, बल्कि वो अपनी पावर और नॉलेज को अपनी सो कॉल्ड सेल्फ इमेजिन्ड सेल्फ वर्थ को बचाने में लगा देते हैं। तो जितनी उनकी पावर और नॉलेज बढ़ती जाती है, उतनी ही उनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाती है, और रावण हमें हर जगह मिल जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मिल सकते हैं हनुमान जी के केस में। पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगी इस चीज़ ये बोल के कि हनुमान जी केवल एक अच्छे लीडर नहीं थे, केवल एक अच्छे वॉरियर नहीं थे, केवल एक अच्छे डिप्लोमैट नहीं थे, बल्कि वो इन सभी का एक क्यूमुलेटिव, एक ऐसे सोर्स ऑफ पावर, मोटिवेशन एंड ग्रेट लीडरशिप के एग्जाम्पल थे, जिनकी क्वालिटीज़ को अगर हम अपने जीवन में उतार पाएंगे तो हम भी एक ग्रेट लीडर बन जाएंगे। लाइफ में अगर आप कभी भी सीमिंगली इम्पॉसिबल सिचुएशन आपके सामने आए, तो आप बस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा लीडर हुआ है जिसने सिर्फ विजडम, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और अपने पर्पस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट को लेकर उन सारे कामों को पूरा किया है और दुनिया को बदल के रख दिया है। थैंक यू।